प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ देयर। देयर के प्रयोग क्या सीखेंगे? यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, ये देयर के प्रयोग सीखने वाले हैं आज आप कि यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग क्या करेंगे और देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे और इसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानेंगे देयर का मीनिंग क्या होता है। तो देयर का देखिए मीनिंग जो होता है ये होता है वहाँ, एक वहाँ होता है। देयर का मीनिंग वहाँ होता है और उधर भी होता है। क्या होता है? उधर। और एक होता है उस स्थान पर, उस स्थान पर। ये तीन मीनिंग होता है। देयर के तीन मीनिंग होते हैं। एक होता है वहाँ, एक होता है उधर, एक होता है उस स्थान पर। बट प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब देयर एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूँ, अब पहले आप समझेंगे वहाँ, उधर और उस स्थान के मीनिंग में देयर का यूज कैसे होगा। जैसे देखिए, या आप पहले ये समझ लीजिए कि आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग। अब देखिए, जो देयर यहाँ पर है एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में जब देयर आया है तो इस देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, ना वहाँ होगा, ना उधर होगा, ना उस स्थान पर, अर्थात इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर इतने मीनिंग होगा, केवल इतना अर्थ निकलेगा, एक राजा था, एक राजा था, बस इतने इसकी मीनिंग निकलेगी। वहाँ इसका या उधर या उस स्थान पर इसकी कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलेगी। तो जब आपको ध्यान रखना है प्यारे स्टूडेंट्स कि जब देयर एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसे स्थिति में इसे कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाएगा। हाँ, वहाँ उधर या उस स्थान पर इसका मीनिंग कब होगा? जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूं, जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा दो, आई विल गो देयर। अब यहाँ पर देखिए, जो देयर आया है एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। तो जब एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर नहीं आएगा तो उसका मीनिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग, आई विल गो देयर मतलब मैं वहाँ जाऊँगा। अब वहाँ भी ले सकते हैं और उस स्थान पर भी ले सकते हैं, मैं उस स्थान पर जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं उस स्थान पर जाऊँगा। तो यहाँ पर इसका दो मीनिंग है, एक है वहाँ और एक है उस स्थान पर। ठीक, इस सेंटेंस को देखेंगे गो दियर, तो यहाँ पर जो दियर है आपका, यहाँ पर इसका मीनिंग है उधर या वहाँ। गो दियर, आपसे कहा जाए गो दियर मतलब वहाँ जाओ या उधर जाओ। तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग है, एक है वहाँ और दूसरा है उधर। ये दो मीनिंग यहाँ पर इसके हैं। बट यहाँ पर जो दियर है इसके भी दो मीनिंग है, ये है वहाँ और एक है उस स्थान पर। ठीक, उस स्थान पर, तो इसके भी दो मीनिंग हैं। तो ऐसे स्थितियों में देयर का तीन अर्थ निकाल दे सकते हैं, तीनों में से कोई एक जो सुटेबल होगा, वहाँ, उधर, उस स्थान पर। ठीक, तो वहाँ के सेंस में भी देयर का यूज होता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में ना हो तो देयर का अर्थ वहाँ होगा, उधर होगा, उस स्थान पर होगा। लेकिन यदि देयर एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है किसी भी सेंटेंस में, यदि देयर सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो उसका वहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। वहाँ पर जो देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वहाँ पर उसका कोई मीनिंग, कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का अर्थ वहाँ, उस स्थान पर या उधर कब लिया जाएगा, जब देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में ना हो तब। एज अ सब्जेक्ट के रूप में है या देयर तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो आप देयर का तीन अर्थ, देयर का यूज तीन सेंस में कर सकते हैं, वहाँ, उधर, उस स्थान पर। लेकिन ध्यान रहे, जब देयर सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो उसका ना वहाँ मीनिंग होगा, ना उधर मीनिंग होगा, ना उस स्थान पर, अर्थात उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब बात आती है प्यारे स्टूडेंट्स कि हम देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में कब कब करेंगे। ऐसा कौन सा कंडीशन है या ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज कब किया जाएगा। तो देखेंगे एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज कब करेंगे, जब कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में, कोई हिंदी सेंटेंस और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति,
कोई व्यक्ति हो, पर्सन, किसी पर्सन या कोई वस्तु, ठीक, कोई थिंग हो, ठीक, या कोई स्थान हो, कोई स्थान हो, प्लेस, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इनमें से कोई एक हो और उसके होने या ना होने का बोध हो। जब किसी हिंदी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात होती है तो देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में कब करेंगे? जब कोई हिंदी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति की या वस्तु की या स्थान की होने या ना होने की बात होगी तो देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, ध्यान रखना है। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। अब देखिए, इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाए तो क्या बनेगा? कौन था? एक राजा। तो एक ये हो जाएगा और राजा की अंग्रेजी हो जाएगी किंग और था का अंग्रेजी हो जाएगा वाज। अब यहाँ जो ये पोर्शन बचा, ऑब्जेक्ट का प्लेस खाली है, तो इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पर दियर का यूज हुआ किया जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? दियर। कौन करेगा? दियर। ये दियर है, बट इसका इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज किया जाएगा, अदला बदली करेंगे। ये जो किंग है ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ये जो दियर ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इस प्रकार से ये बन क्या जाएगा? ध्यान देंगे, इस तरह से ये बन जाएगा देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो यहाँ पर देखेंगे जो आ किंग वाज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमने देयर का यूज किया, लेकिन इसका एक्सचेंज हुआ, प्लेस चेंजिंग हुई, अदला बदली हुई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस सुटेबल या नेटिव कंट्री प्रयोग नहीं करते हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी कोई नेटिव कंट्री इसको बोलता है तो देयर वाज अ किंग इस प्रकार से उसका स्पीकिंग रहता है। तो आप भी इस तरह से करेंगे, बोलेंगे और यूज करेंगे। तो देयर वाज अ किंग। अब यहाँ देखिए जो देयर आया वो बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में जब देयर आया तो इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा, ना वहाँ, ना उधर, ना उस स्थान पर। अब देखो ये जो सेंटेंस एक राजा था, ये राजा था, होने या ना होने की बात हो रही है। तो जब किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, देखिए राजा क्या है? व्यक्ति है, कोई वस्तु या स्थान के होने या ना होने की बात होगा तो हम देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने दूसरा सेंटेंस है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, ठीक। अब गांव में स्कूल नहीं है, देखिए क्या नहीं है? स्कूल। तो इसमें ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। अब इस तरह इसको आप नहीं बना सकते हैं कि इन द विलेज और इज नॉट स्कूल, इस तरह से बनाना बिल्कुल गलत है। तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे देयर, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। ये तो टेंस के अनुसार देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात इज एम आर का प्रयोग है तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, वाज वर का तो वाज वर लगाएंगे, अगर कोई टेंस है तो टेंस के अनुसार लगाएंगे। अब बात आती है कि जो वर्ब होता है कभी भी देयर के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जो हम वर्ब लगाएंगे वो देयर के अनुसार नहीं लगाएंगे। तब किसके अनुसार लगाएंगे? जो देयर के बाद प्रयोग होगा उसके अनुसार लगाएंगे। तो देखो देयर, उसके बाद कौन प्रयोग हुआ? स्कूल। तो देखो गांव में स्कूल नहीं है, मतलब कितने स्कूल की बात हो रही है? मतलब कोई स्कूल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो आप कोई स्कूल, स्कूल आपका सिंगुलर है तो इसके अनुसार लगेगा इज, और उसके बाद लगाएंगे नो, और फिर लगा देंगे स्कूल, और उसके बाद इन द विलेज, इन द विलेज, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है। तो जो इज, एम, आर, वाज, वर या कोई भी आएगा, ये बाद वाले, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार इनका यूज किया जाएगा। ये देयर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इनसे देयर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि देयर का यूज कैसे करना है, ठीक है। देयर का यूज कैसे करेंगे और कब इनकी मीनिंग निकलेगी, कब नहीं मीनिंग निकलेगी। जब देयर एज अ सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा तो देयर का मीनिंग होगा वहाँ, उधर, उस स्थान पर।
किसी सेंटेंस में देयर का यूज कब करेंगे? जब उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात हो और सब्जेक्ट का पता ना रहे तो हम देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसमें आप सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है कैसे बनाया जाएगा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने सिंपल सेंटेंस के कुछ सेंटेंस लाया हूँ। अब सिंपल सेंटेंस कैसे जानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है? तो सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम होगा, अंत में पूर्ण विराम होगा, उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, नहीं शब्द नहीं होगा। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, खेत में एक गाय है, गली में लोग हैं, छत पर चोर होगा, मेज है, उसके शहर में एक नदी है। ये 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और इन 5 सेंटेंसों के अंत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। बट आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है। तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो तो सिंपल सेंटेंस होता है। अब कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको कैसे बनाएंगे? देयर के यूज में। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आप लगाएंगे देयर। इसके बाद ये टेंस देखा जाएगा, टेंस के अनुसार लगाएंगे वर्ब। टेंस इज एम आर का यूज है तो इज एम आर लगाएंगे, वाज वर है तो वाज वर लगाएंगे, कोई टेंस है तो टेंस के अनुसार लगाएंगे। फिर उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड। ठीक, इस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे। सबसे पहले देयर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसको अगर बनाया जाए तो सबसे पहले आप लगाएंगे देयर। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो अंत में है और इसमें कोई वर्ब नहीं है, अर्थात ये इज एम आर का प्रयोग है। तो आई एम का यूज तो नहीं होगा क्योंकि आई एम का यूज केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। बात आती है, बचेगा इज आर। तो इज आर, अब इज आर ये देयर के ऊपर डिपेंड नहीं है, देयर के अनुसार इज आर का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखेंगे क्या है, एक गाय, ऑब्जेक्ट है एक गाय। तो एक गाय मतलब सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, आ काऊ इन द फील्ड। ठीक, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला बनाया जाए, गली में लोग हैं तो सबसे पहले आप देयर लगाइए। अब बात आती है कि उसके बाद कौन है, तो लोग। देखिए ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक, तो कौन, लोग। अब लोग क्या है? प्लूरल वर्ड है। लोग की अंग्रेजी होता है पीपल और एक से अधिक लोगों की बात हो रही है तो प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर। मैं कह रहा हूँ बार बार, देयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। देयर आर पीपल, उसके बाद इन द स्ट्रीट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला आप समझेंगे छत पर चोर होगा। तो देखिए इसमें छत पर चोर होगा तो अब लगाएंगे देयर। वो होगा, होगी, होंगे के बात होगा तो लगाएंगे विल बी, विल बी। और उसके बाद चोर तो आ थीफ, आ थीफ ऑन द रूफ। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला समझेंगे मेज है। तो मेज है तो आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले देयर। अब है आया है तो क्या लगाएंगे? इज एम आर। तो क्या लगाएं? मेज है। कितना मेज है? कोई मेज है, एक मेज, तो लगाएंगे इज अ टेबल, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला आप समझेंगे उसके शहर में एक नदी है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाना आपको? देयर। अब उसके बाद देखेंगे क्या है? एक नदी। तो ये सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे इज आ रिवर इन हिज सिटी। मे की अंग्रेजी इन और उसके की अंग्रेजी हिज और शहर की अंग्रेजी सिटी। देयर इज अ रिवर इन हिज सिटी। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे देयर का यूज करके। सबसे पहले देयर सब्जेक्ट के रूप में, फिर उस वर्ब टेंस को देखते हुए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अब अगला टॉपिक आप समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो निगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम होगा और उसमें नहीं शब्द होगा। बिना नहीं शब्द के निगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। जैसे देखिए मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इस गांव में कोई नहीं है, देखिए नहीं। रामगढ़ में राजा नहीं था, देखिए नहीं।
उस नगर में अस्पताल नहीं है, देखिए नहीं। तुम्हारे गांव में पेड़ नहीं है, नहीं। जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। और सभी के अंत में पूर्ण विराम। देखेंगे ध्यान से, सभी के अंत में पूर्ण विराम है और नहीं शब्द है। तो अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द हो तो होता है निगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे देयर, ध्यान दीजिएगा। फिर आप लगाएंगे वर्ब, टेंस को देखते हुए जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लगाएंगे नॉट या नो, इनमें से कोई एक। नॉट लगाएंगे काउंटेबल नाउन के साथ और नो लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जिनको आप काउंट कर सकते हैं उसके साथ नॉट लगाएंगे, जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे उनके साथ नो लगाएंगे। और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और अंत में जब पूरा हो जाएगा तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखा जाए इसको। अब देखिए इस गांव में कोई नहीं है, तो देखिए इस गांव में कोई नहीं तो सबसे पहले आपको देयर लगाना है। आगे चलेंगे, देखिए है और इसमें कोई वर्ब है नहीं तो इज एम आर का प्रयोग है, एम लगेगा नहीं, इज आर लगेगा। तो कोई नहीं है, देखिए कोई नहीं, तो कोई नहीं की अंग्रेजी होता है नो। देखिए नो भी कोई नहीं की अंग्रेजी होती है। तो कोई नहीं होगा तो नो लगाएंगे। यदि कोई नाउन है काउंटेबल है तो नॉट लगाएंगे, अनकाउंटेबल है तो नो लगाएंगे। लेकिन कोई नहीं होगा तो हमेशा नो ही यूज़ किया जाएगा, नॉट कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अब लगाएंगे नो, तो नो हो या नथिंग हो इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इज लग जाएगा। नो, नो, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन इन दिस विलेज। इन मिस में और दिस मिस इस, विलेज मिस गाँव, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप, देयर इज नो वन इन दिस विलेज। अगला समझेंगे रामगढ़ में राजा नहीं था। तो देखिए राजा नहीं था, रामगढ़ में राजा नहीं था, तो सबसे पहले आप लगाएंगे देयर, ठीक। नहीं था, कौन नहीं था, राजा। तो देखिए वाज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, वाज अ किंग। सॉरी, देखेंगे ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ में राजा नहीं था, तो यहाँ देखिए नहीं भी आया तो नॉट लगाएंगे, यहाँ नॉट। देयर वाज नॉट अ किंग इन रामगढ़, रामगढ़, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। अगला देखें, उस नगर में अस्पताल नहीं है, उस नगर में अस्पताल नहीं है, तो सबसे पहले आप लगाइए देयर। अब देखिए अस्पताल नहीं है मतलब किसी अस्पताल की बात हो रही है, किसी, तो आप लगाएंगे क्या, इज। देयर इज नॉट अ हॉस्पिटल इन दैट सिटी, देयर इज नॉट अ हॉस्पिटल इन दैट सिटी, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगला सेंटेंस आप समझेंगे, तुम्हारे गांव में पेड़ नहीं है, तुम्हारे गांव में पेड़ नहीं है, तो देखिए लगाएंगे देयर और उसके बाद देखेंगे देयर और उसके बाद आता है पेड़ नहीं है, तो पेड़ मतलब कई पेड़ की, मतलब किसी पेड़ की नहीं बात होती, तो लगाएंगे आर। और देखो यहाँ पर जो पेड़ की बात है, पेड़, तुम्हारे गांव में पेड़ नहीं है मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, तो देयर आर। और उसके बाद लगाएंगे नो, क्योंकि यहाँ लगाना आपको ट्रीज, और ट्रीज हो गया आपका काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी आप नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देयर आर नो ट्रीज इन योर विलेज, इन योर विलेज, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस आप समझेंगे, जाने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले देयर। अब देखो उसके बाद इसमें कोई है नहीं तो आप लगाएंगे इज। नो नीड, देखिए नीड है, नो नीड, ये सिंगुलर आपका अनकाउंटेबल है, ज़रूरत। देयर इज़ नो नीड टू गो, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस को। अब आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जो आपसे एक क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है प्यारे स्टूडेंट्स ये चिन्ह, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर इस प्रकार का चिन्ह बना हो तो उसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, और उस सेंटेंस को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो।
अब बात आती है प्यारे स्टूडेंट्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो दे सकें, यस कहे या नो। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल में लिखा हूँ, क्या कमरे में बिल्ली है? यदि आपसे कोई पूछे क्या कमरे में बिल्ली है, तो आप कह सकते हैं यस, है तो हाँ, और नहीं है तो कहेंगे नहीं। तो यस या नो में इसका आप जवाब दे सकते हैं, तो इसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपके सामने और भी सेंटेंस लिखा, क्या गाय है? आगे, क्या राम के कमरे में पंखे नहीं हैं? क्या वहाँ साफ है? क्या कक्षा में कोई है? तो इस प्रकार से मैंने 5 सेंटेंस लिखा और 5 ही सेंटेंस आपके यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। यहाँ पर लिखा भी है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान जो होती है, शुरू में क्या मिलेगा, यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसे कहा जाएगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कोई भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस जैसा होगा उसके अनुसार। फिर आप सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे दियर, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड, और फिर अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले वर्ब लगाओ, लेकिन इसको देख लो, क्या कमरे में बिल्ली है? तो किसकी बात हो रही? बिल्ली की। तो बिल्ली क्या सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए लगाएंगे इज, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि दियर से आपसे कोई मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो इज, और उसके बाद लगाएंगे दियर, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट अ कैट इन द रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज देयर अ कैट इन द रूम। ठीक, आगे बढ़िए। क्या गाय है? तो देखिए क्या गाय है, तो सबसे पहले है, इसमें कोई और वर्ब है नहीं, तो इज एम आर का प्रयोग होगा, तो क्या लगाएं? इज लगाएं कि एम, तो गाय मतलब सिंगुलर की बात हो रही, तो लगाएंगे इज, और उसके बाद लगा देंगे दियर, और उसके बाद लगाएंगे आ काऊ ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज देयर अ काऊ। ठीक, आगे समझेंगे, क्या राम के कमरे में पंखे नहीं हैं? क्या राम के कमरे में पंखे नहीं हैं? तो देखेंगे, ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नहीं है, तो पंखे ऑब्जेक्ट की बात है, पंखे, तो पंखे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो लगाएंगे आर। उसके बाद राम के कमरे में, तो यहाँ हमें पंखे लगाना आर, लेकिन यहाँ हमें सब्जेक्ट लगाना है दियर, आर दियर। चूंकि यहाँ नहीं भी आ जाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नहीं भी आ जाए तो सब्जेक्ट की तुरंत बात नॉट या नो लगाओ। तो यहाँ देखिए आर दियर, यहाँ क्या लगाएंगे? नो, क्योंकि यहाँ देखिए पंखे हैं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, इसलिए नो लगाएंगे। आर देयर नो फैंस इन राम्स रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आर देयर नो फैंस इन राम्स रूम, क्या राम के कमरे में पंखे नहीं हैं? चलिए आगे देखिए, क्या वहाँ साफ है? क्या वहाँ साफ है? तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले आप देखिए वहाँ साफ है, मतलब साफ की बात हो रही है, तो लगाएंगे इज, उसके बाद लगाएंगे दियर, और उसके बाद लगाएंगे आ स्नेक, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ वहाँ शब्द आया है, तो इस वहाँ के लिए एक देयर का और यूज किया जाएगा, एक देयर और यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है और इस देयर का मीनिंग है वहाँ, तो इस देयर स्नेक देयर, ऐसा करते हैं। बट कुछ सेंटेंस आपको कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि इस देयर का मीनिंग वहाँ लिया जाता है, लेकिन नेटिव कंट्री ऐसा यूज नहीं करते हैं, आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक, अगला सेंटेंस समझे, क्या कक्षा में कोई है? कोई है, तो एनी की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे इज, और उसके बाद लगा देंगे दियर, इज दियर। अब यहाँ देखिए कोई, तो कोई की अंग्रेजी यहाँ लगाया जाएगा नो, क्या सॉरी वन लगाया जाएगा, इज दियर वन इन द क्लास, इन द क्लास, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, इज देयर वन इन द क्लास। अगला आप समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला आपको समझना है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो गलती से मैंने एस डब्ल्यू लिख दिया, ये डब्ल्यू एस रहेगा। ठीक, अब डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे मैंने अभी एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया कि जब ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिनका आंसर यस या नो में दे सके, उसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में ना दिया जा सके, जैसे यहाँ लिखा है वहाँ क्या है, आप कहोगे यस या कहोगे नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यस या नो कहने से इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, वहाँ कौन है आपको बताना पड़ेगा, कमरे में कितने दरवाजे हैं आपको बताना पड़ेगा, राम वहाँ क्यों है आपको बताना पड़ेगा, गिलास में कितना पानी है आपको बताना पड़ेगा। यस या नो कहने से आपका आंसर पूरा नहीं होगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है कि WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक, QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाएंगे देयर, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड और फिर अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सभी आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कौन है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट। उसके बाद देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहाँ है तो लगाएंगे इज और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे देयर। अब देखिए बात आती है कि वहाँ के लिए और एक देयर लगाएं, नहीं, ऐसे स्थितियों में आप डबल देयर का यूज़ नहीं करते हैं कि आप यहाँ देखिए व्हाट इज देयर, देयर ऐसा नहीं करेंगे, इसी देयर से आपका वहाँ का सेंस निकल जाएगा। व्हाट इज देयर, वहाँ क्या है। ठीक, या क्या है या वहाँ क्या है, बात एक ही है। अगला समझिए वहाँ कौन है। तो यहाँ देखिए कौन, तो कौन की अंग्रेजी होता है हु। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाएंगे इज और फिर वो ये लगाएंगे देयर। देयर सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग वहाँ भी ली जाएगी क्योंकि तुरंत दो बार देयर देयर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला समझे कमरे में कितने दरवाजे हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कितने। तो कितने की अंग्रेजी होता है हाउ मेनी, हाउ मच। नंबर्स की बात होगी तो हाउ मेनी लगाएंगे, क्वांटिटी की बात होगी तो हाउ मच लगाएंगे। अब ये बात आता है कि ये हाउ क्वांटिटी क्या होता है, नंबर क्या होता है। तो जिनको आप गिन सकें, जिनकी गणना आप कर सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ हाउ मेनी लगाया जाता है। और जिनकी आप गणना नहीं कर सकते हैं उनके साथ हाउ मच लगाया जाता है। जैसे कहा जाए गिलास में कितना पानी है, तो पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हाउ मच लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए दरवाजे, दरवाजे को आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए लगाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन से, किस के साथ कोई नाउन आया हो, तो जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो उस नाउन की अंग्रेजी भी उसी के साथ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए दरवाजे आया है तो दरवाजे की भी अंग्रेजी इसी के साथ रहेगा, तो लगाएंगे डोर्स। क्या लगाएंगे, डोर्स। हाउ मेनी डोर्स। अब बात आती है इज एम आर क्या लगाएं, तो देखिए डोर्स के ऊपर डिपेंड है तो लगाएंगे आर और फिर लगाएंगे देयर और फिर लगाएंगे इन द रूम, इन द रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन द रूम। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगला समझे राम वहाँ क्यों है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट पता कौन, राम, तो राम सब्जेक्ट है, कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट है तो राम के अनुसार यहाँ लगेगा इज और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे राम, उसके बाद वहाँ की अंग्रेजी देयर। तो देखिए यहाँ पर जो देयर आया है वहाँ इस देयर का मीनिंग वहाँ है, ये वहाँ के सेंस में देयर का यूज हुआ, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, अगला सेंटेंस आप समझेंगे गिलास में कितना पानी है। तो देखिए कितना, क्वेश्चन वर्ड कितना, तो अभी मैंने आपको बताया हाउ मच लगाएंगे। जब क्वांटिटी की बात होगी तो हाउ मच और इसके नंबर्स की बात होगी तो हाउ मेनी। तो हाउ मच, अभी पानी भी इसके साथ आया तो वाटर भी लगाएंगे, हाउ मच वाटर। अब हमेशा जो ये वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ लगाएंगे इज और उसके बाद लगाएंगे देयर और फिर लगा देंगे इन द ग्लास, इन द ग्लास, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वाटर देयर इज इन द ग्लास। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको देयर के यूजेस समझ में आ गए होंगे।
कि देयर का यूज कैसे करना है, कब वहाँ की मीनिंग में अर्थ निकाला जाएगा, कब वहाँ निकाला जाएगा, कब उधर निकाला जाएगा, कब उस स्थान पर निकाला जाएगा, कब उसका मीनिंग नहीं निकाला जाएगा, और उनका हिंदी में यदि कोई सेंटेंस आया है तो कब देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पुनः आपको कहता हूँ कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होने या ना होने की बात हो और उसमें सब्जेक्ट का पता ना रहे तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने उनका ट्रांसलेट क्या किया है। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 12 सेंटेंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखा है, ताकि आप इनका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपको देयर का यूज़ समझ में आ गया है। देयर आज के बाद आप यूज कर ले जाएंगे, आपको देयर से लेकर कोई समस्या नहीं है। और यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की समस्या भी है तो कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। और ये 12 सेंटेंस आपको दिखाया जा रहे हैं, इन 12 सेंटेंस को अपने नोटबुक में नोट करें और इनको ट्रांसलेट करें कि क्या आप इनका ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगले दिन आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आपको अगले दिन बताए जाएंगे, इसके वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे जिससे आप अपने ट्रांसलेट को मैच कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने सेंटेंस सही किए और कितने सेंटेंस गलत किए। तो ये आपके सामने 12 सेंटेंस हैं जिनको आप अपने नोटबुक में नोट करें और ट्रांसलेट करें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल पहली बार आए तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।